हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन सिंह कुसरिया। स्वागत करता हूं पीटी पाठशाला में। आज हम अपने सिलेबस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र जिसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया वीडियो में शुरू से आगे तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करेंगे, ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। पहला है आपका प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी या एसेसरी कहते हैं। ठीक है, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में देख लेते हैं अभी। सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं। तो पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, और दूसरा है आपका सेकेंडरी या फिर इसी को एसेसरी भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। देखिए, हमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटना है। पहला है आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में हम किसके किसके बारे में बात करेंगे? हम पहले प्राइमरी में बात करेंगे आपके टेस्टिस, इसी को क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, जो मुख्य अंग है। ठीक है, क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण अंग है, टेस्टिस। और दूसरा हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सेक्रोटम। क्या है? सेक्रोटम। सेक्रोटम, इसे विषण कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? विषण कोष कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एपिडिडाइमस, इसी को अधिकाय कहा जाता है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे इसमें हम वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जिसे क्या कहते हैं? ऋतुवाहिनी। इसे कहा जाता है ऋतुवाहिनी। ठीक है, वास डिफरेंस के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आपका सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल्स, इसे हिंदी में कहा जाता है आपका रेतोधान। क्या कहते हैं? रेतोधान। रेतोधान। चलिए, अगला हम पढ़ेंगे इसमें आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी को पुरस्थ ग्रंथि कहा जाता है। पुरस्थ ग्रंथि। अगला पढ़ेंगे हम कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, इसे हिंदी में कहा जाता है आपका कॉपर की ग्रंथि। इसको कॉपर की ग्रंथि ही कहा जाता है, कॉपर ग्रंथि। अगला हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा के बारे में। यूरेथ्रा, इसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका अगला पेनिस, जिसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका सेकेंडरी ऑर्गन्स।
मुख्य रूप से हमें टेस्टिस, सेक्रोटम, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सेकेंडरी या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एपिडिडाइमस जिसे अधिकाय कहते हैं, वास डिफरेंस जिसे रेतोवाहिनी कहते हैं, सेमिनल वेसिकल रेतोधान कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा और आपका पेनिस। इतना के बारे में हमको एक एक करके डिटेल पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस होता क्या है, क्या क्या इसके गुण हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को आपको इसेंशियल भी कहा जा सकता है, इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब यह जरूरी है, इसके बिना आप जो है प्रजनन नहीं हो सकता, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, इसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो है, उसके बाद प्राइमरी खत्म होने के बाद सेकेंडरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, प्राइमरी पढ़ना है, जिसमें टेस्टिस पढ़ना है और सेक्रोटम पढ़ना है। उसके बाद ये जब खत्म हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, यूरेथ्रा, पेनिस। ये नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसमें सबको याद नहीं कर सकते तो जो मुख्य है, जो मुख्य बातें हैं उसको याद करेंगे, जो मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा उसको साथ ही साथ, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस, इसी को क्या कहते हैं, वृषण कहा जाता है। चलिए तो ये जो है सबसे मुख्य अंग है, क्या है, मुख्य अंग है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है नर जनन तंत्र का, ठीक है। नर जनन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण अंग अगर कौन सा है नर जनन तंत्र में, तो आपका टेस्टिस है, ठीक है। अगर हम इसके आकार की बात करें, आकार जिसमें लंबाई, चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, कैसा इस दिखाई देता है वृषण, इसके बारे में, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई होती है 4 से 5 इंच लंबाई होगी। देखिए इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 इंच इसकी लंबाई होती है। इसकी चौड़ाई होती है 2 से 2.5 इंच तक। कितनी होती है, 2 से 2.5 इंच। इंच में, सेंटीमीटर में करेंगे तो आप 10 से 15 और 5 से 8 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर, अब इसे कर सकते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति सेम के बीज के समान होती है, सेम के बीज, इस चीज को याद रखेंगे, सेम के बीज के समान आकृति। सेम के बीज देखें आप लोग, ऐसे दिखता है, ऐसे लंबा सा ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसे ही दिखाई देगा। इसकी संख्या की बात करूं तो ये कितना होगा, 2 होगा। संख्या कितना होगा, संख्या जो है 2 की संख्या में, एक जो साण है, एक जो साण होगा उसमें संख्या कितनी है वृषण की, तो 2। ये जितने भी बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, साण के अंतर्गत की बात हो रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके मैं वजन की बात करूं, वृषण का वजन कितना होगा, भार या फिर भार कह लीजिए, तो ये 500 ग्राम तक हो सकता है, ठीक है। 500 ग्राम तक हो सकता है। वृषण जो होता है, ये वृषण जो है, ये वृषण ऐसे चारों ओर से सेक्रोटम के अंदर रहता है, ठीक है। और सेक्रोटम के अंदर जब वृषण रहता है तो सेक्रोटम की बाहरी परत, मतलब आंतरिक परत की ओर, सेक्रोटम की आंतरिक परत की ओर इस वृषण को जो घेर के रखा रहता है, ऐसे ये पतली सी जो ये झिल्ली है, ये जो पतली सी झिल्ली है लचीली, ठीक है, ऐसे घेरी हुई है, इस झिल्ली को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया,
ठीक है, इसी को लिख लीजिए ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कैसी? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को कह सकते हो आप संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि सेक्रोटम सॉरी वृषण टेस्टिस जो होता है किससे घिरी होती है? तो टेस्टिस जो है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया एक कनेक्टिव टिश्यू के परत, पतली परत जो लचीली होती है उससे घिरी होती है। ठीक है, इसको लिख देता हूं, वृषण एक पतली व लचीली कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, या इसी को क्या कह सकते हैं? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक द्वारा घिरी होती है। ठीक है, घिरी होती है, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। ठीक है, एल्बुजिनिया कहा जाता है। चलिए, ये तो हो गया आपका वृषण का लंबाई कितना, 4 से 5 इंच या 10 से 15 सेंटीमीटर कह सकते हैं। चौड़ाई कितना है? तो 2 से 2.5 इंच तक होता है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं आप? 8 से 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। आकृति सेम के बीच के आकार की, संख्या 2 में होती है, वजन 500 ग्राम होता है। एक पतली लेयर से घिरी होती है, चारों ओर एक पतली लेयर पाई जाती है वृषण के या टेस्टिस के, उसे कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता क्या है? ये है, ये जो घिरी हुई है ना, उसे कहेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसे जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कुंचक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कंचुक कहते हैं, कंचुक। हिंदी में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया को ही कुंचुक कहा जाता है। यहां लिख दे रहा हूं मैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कंचुक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा ही वृषण जो है, यहाँ पे डायग्राम बनाए थे, ऐसे वृषण था सेम के बीच की आकृति की। तो ये जो लेयर था क्या था? ये जो पतली लेयर, ये घेर के रखा है इसको ऐसे। तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा ही अनेक पालिकाओं में बटा है। 2 पालिका जो दिख रही है ना आपकी, ये आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। तो इसके द्वारा ही ये वृषण जो है अनेक पालिकाओं में बटा है। ठीक है, तो ये कहां का काम कर रहा है? ये वृषण को अनेक पालिकाओं में, मतलब विभाजित करने का कार्य कौन कर रहा है? करने का कार्य ट्यूनिका एल्बुजिनिया करता है। ठीक है, कंचुक करता है, लिख दे रहा हूं, कंचुक करता है। इसको याद रखेंगे, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या कार्य करता है? तो वृषण को अनेक पालिकाओं में बांटने का कार्य कौन कर रहा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया कर रहा है। जितने भी स्तनधारी हैं आपके, सभी स्तनधारियों में ये जो वृषण होगा ये शरीर के बाहर होगा। ठीक है, जितने भी आपका स्तनधारी है, जितने भी स्तनधारी जीव हैं जो बच्चे जन्म देती है, उसमें उसके जो वृषण टेस्टिस होगा ये शरीर के बाहर होगा। ठीक है, सभी स्तनधारियों में वृषण या टेस्टिस शरीर के बाहर, सेक्रोटम, किसमें? सेक्रोटम या फिर वृषण कोश में,
वृषण कोश में पाया जाता है। कुछ अपवाद हैं। इसका अपवाद क्या है? हाथी और व्हेल मछली। हाथी और व्हेल मछली में शरीर के गुहा में ही रहता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, हाथी और व्हेल मछली को। हाथी भी स्तनधारी है और व्हेल, ये दोनों जो है स्तनधारी हैं, परंतु इनका जो टेस्टिस होगा वो कहां पे होगा? इनका टेस्टिस जो होगा शरीर के गुहा में ही रहता है, शरीर के अंदर ही रहता है, पेट में ही रहता है, किडनी के पास, ठीक है। इनका जो टेस्टिस है या फिर वृषण शरीर की गुहा में, मतलब शरीर के अंदर। गुहा मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर। कहां पे? किडनी के पास। कहां पे? किडनी के पास पाया जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको कि जो टेस्टिस है, जितने भी स्तनधारी सब में शरीर के बाहर हो, परंतु अंदर किसके में होता है? तो व्हेल मछली में और आपके हाथी में। ये शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के बाहर नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी ये प्रत्येक जो पालिका बनाया है ना, यहां पे देखिए, यहां पे आपका क्या था? ये टेस्टिस है, वृषण है। इसको घेर के कौन रखा है? इसको घेर के रखा है आपका ऐसे, इसको घेर के कौन रखा है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने घेर के रखा। तो ये जो टेस्टिस के भीतर है प्रत्येक पाली में ऐसे, इसमें सेमनीफेरस, ऐसे मान लीजिए, ऐसे 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 अलग अलग बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स घेरे रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी संख्या में रहता है। इसमें भी प्रत्येक पालिका में मान लीजिए ऐसे 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 ऐसे, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। तो ये जब जो सब चीजें हैं ना, यहां से ऐसे जुड़ी रहेंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो प्रत्येक पालिका में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? टेस्टिस के अंदर प्रत्येक पालिका में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स उपस्थित होता है, ठीक है, स्थित होता है। ये क्या है? आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। याद रखेंगे। तो प्रत्येक पालिका में होता है, ये दोनों में होगा, एक में नहीं होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहां होता है? तो टेस्टिस के भीतरी में होता है, ठीक है। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स या फिर इसे शुक्रजनन क्या कहते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्र शुक्र जनन नलिका। ये शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नाम से ही है। शुक्राणुओं का जनन कहां पे होगा? इसी में होगा, सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स में, इसी में बनेगा शुक्राणु, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स नाम है। और ये जो सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स है, ये जो बना होता है वो एपिथेलियम सेल से बना होता है। किससे बना होता है? एपिथेलियम सेल। इसको याद रखना 100%, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी जो भीतरी सतह पर, यहां लिख रहा हूं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी सतह में एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं।
ठीक है, ये जो इपिथेलियम सेल्स पाई जाती है, ठीक है, इपिथेलियम सेल, ये जो इपिथेलियम सेल पाई जाती है, ये भी दो प्रकार के सेल से बनी होती है। एक को कहते हैं मदर सेल कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, सॉरी मदर सेल या सर्टोली सेल कहते हैं, और दूसरा कहते हैं जर्म सेल। जो जर्म सेल होता है वहां से बनता है आपका स्पर्म। ठीक है, तो याद रखेंगे ये कितने प्रकार की होती है। इपिथेलियम सेल जो होती है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, ठीक है, होती है। पहला आपका जर्म सेल, जर्म सेल, या फिर इसी को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अगला जो होता है आपका मदर सेल, मदर सेल, या फिर इसी को क्या कहते हैं आपका सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। देखिए जर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ जो होता है क्या कहता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। कैसे फॉर्मेशन होगा? इसमें इस जो सेल में है सेल डिवीजन होगा। किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा मैं बताऊंगा आगे, मियोसिस टाइप का होगा। जो जर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ है वो जर्म सेल से सेल डिवीजन होकर क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। उसका जो ये मदर सेल है, इपिथेलियम का ही दो भाग से बना हुआ है, तो ये मदर सेल जो है ये सर्टोली सेल, ये उसका पोषण करेगा, उसको स्टोरेज करने का काम करेगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों सेलों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जर्म सेल और मदर सेल। जर्म सेल को स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और मदर सेल को सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्म सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए ये सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है, क्या है ये जो है ना ऐसे बटा हुआ रहता है, अनेक पालिकाओं में बटा है, मतलब ये जुड़ा अलग नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूं इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, अनेक पालिकाओं में बटा हुआ है। ठीक है, इपिडिडाइमस सेल से बना है। किससे बना है? तो इसकी भीतरी सतह में क्या पाई जाती है? तो इपिडिडाइमस, सॉरी इपिथेलियम सेल पाई जाती है। जो इपिथेलियम सेल पाई जाती है वो दो प्रकार के सेल से बनी होती है, जर्म सेल और मदर सेल। मदर सेल को सर्टोली सेल भी कहते हैं, जर्म सेल को स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं, उसको मालजेब्रा भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी मालजर्म भी कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ को मालजर्म भी कहते हैं। तो चलिए हम उसी के बारे में भी पढ़ेंगे। यहां पे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जर्म सेल, जर्म सेल, इसी को स्पर्मेटोजोआ और इसी को मालजर्म भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो जो जर्म सेल में सेल डिवीजन होता है, क्या होता है? जर्म सेल, इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल डिवीजन होगा। क्या होगा? सेल डिवीजन। और क्या बनेगा? सेल डिवीजन होके स्पर्म बनेगा, स्पर्म, स्पर्म। अब ये जो सेल डिवीजन किस प्रकार का होगा? तो मियोसिस, यहां लिख लो, सेल डिवीजन मियोसिस टाइप का होगा। ठीक है, सेल डिवीजन कैसा होगा? सेल डिवीजन जो है आपका मियोसिस टाइप का होगा। सेल डिवीजन आपका कैसा होगा? मियोसिस टाइप का होगा, अर्धसूत्री विभाजन। चलिए मियोसिस टाइप का होगा, और इसके परिणाम स्वरूप सेल डिवीजन जो हो रहा है ना, इसी के परिणाम स्वरूप ये जो जर्म सेल है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्पर्म सेल में। किसमें हो जाता है? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सेल्स का ग्रोथ और डिवीजन कहां पे होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होगा। ये जो सेल स्पर्म बन चुका है, ये जो स्पर्म बन चुका है, इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कहां होगा? तो इसको भी हेडिंग डाल के लिख लो, स्पर्म का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि और विकास।
ये कहां पे होगा? तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में होगा। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में होगा। स्पर्म का ग्रोथ और डेवलपमेंट कहां पे होगा? वृद्धि और विकास कहां पे होगा? तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में होगा, ठीक है। और जब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स भर जाएगा। स्पर्म से किससे भर जाएगा? परिणाम स्वरूप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भर जाता है। चलिए आगे बढ़े। जो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है टेस्टिस का, इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल पार्ट भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल पार्ट या फिर यूनिट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है? तो आपको याद होना चाहिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है स्ट्रक्चर और फंक्शनल पार्ट है। सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स को ही क्या कहते हैं हिंदी में? शुक्र जनन नलिका कहते हैं। याद रखना है आपको, इसको भूलना नहीं है। इसी को हिंदी में पूछ देगा तो आपको याद होना चाहिए शुक्र जनन जनक नलिका। इसी में जब उसका जर्म सेल का क्या होता है? सेल डिवीजन होके स्पर्म बनेगा। स्पर्म जब बनता है तो जब स्पर्म बनता है तो कहां पे रहता है? तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में रहता है। इसका ग्रोथ और विकास कहां पे होगा? तो सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स में होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल से वो कहां जाता है? एपिडाइमस में जाएगा। एपिडाइमस में जाने के बाद वहां पे उसका पूर्ण विकास होगा। जब तक होगा, अभी तो ये बन चुका है, अब बनने के बाद मदर सेल इसका थोड़ा बहुत विकास करेगा खुद की जीने लायक। जब खुद जीने लायक हो जाएगा तब इसको कहां भेजेंगे? एपिडाइमस में। एपिडाइमस में जब भेज देंगे तो वहां पे आगे पढ़ते जाएंगे। एपिडाइमस से वो फिर कहा जाएगा? वाल डिफरेंस में। वाल डिफरेंस से फिर कहा जाएगा? यूरेथ्रा में। वहां से फिर वो पेनिस के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट या पार्ट क्या है बोले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, याद रखिए। चलिए अगला पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? अगला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मदर सेल, या फिर इसी को क्या कहते थे? मदर सेल या फिर सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ठीक है। अब मदर सेल नाम से ही है, मदर मतलब क्या काम करना? पोषण देना। बना तो दिया, जन्म दे दिए। अब माँ का काम क्या है? पोषण देने का। तो मदर सेल उसके नाम से ही रखा गया है। स्पर्म का जो है पोषण या न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा? मदर सेल करता है। तो इसीलिए इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम से ही है मदर सेल। तो मदर सेल इसी को प्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव सेल या फिर सर्टोली सेल के द्वारा स्पर्म को क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? द्वारा स्पर्म को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। मदर सेल का क्या काम है? तो मदर सेल को प्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। इसका काम है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करने का, ठीक है। इसके फंक्शंस को देखोगे तो ये क्या करता है? हम टेस्टिस के फंक्शन उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ही नहीं है ये। टेस्टिस का फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां लिख लो फंक्शन।
ये क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण। टेस्टिस में क्या हो रहा है? शुक्राणु का निर्माण हुआ। ठीक है, किसके कार्य के बारे में पढ़ रहे हैं हम? टेस्टिस का कार्य पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण हुआ। अगला क्या हुआ? इसका ग्रोथ हुआ, न्यूट्रिशन दिए। ठीक है, और इसमें टेस्टिस का एक और काम है, एक हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण कौन करता है? टेस्टिस करता है टेस्टोस्टेरोन का। ठीक है, तो ये टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण कहां से हो रहा है? वृषण से हो रहा है। पर ये टेस्टोस्टेरोन बन कहां पे रहा है? तो आपके जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, देखो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके बीच में ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसमें क्या होता है कि ना इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो बता देता हूं इसका निर्माण। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण कहां से होता है? वृषण से। इसका निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स के आंतरिक भाग में। कहां पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की आंतरिक भाग में इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इंटरस्टिशियल सेल, वहां से होता है। ठीक है, या लीडिंग सेल कहते हैं। आंतरिक भाग में खाली स्थान होता है, खाली स्थान में, आंतरिक भाग में खाली स्थान पर इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इसी को लीडिंग सेल कहते हैं। लीडिंग सेल ये जो उपस्थित पाया जाता है यहीं से। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कहां? सेमनीफेरल के ट्यूब्यूल्स के आंतरिक भाग में जो खाली स्थान होगा वहां इंटरस्टिशियल या लीडिंग सेल पाया जाएगा। इसी इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल से क्या होता है? आपका आपका ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका स्त्रवण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जर्म सेल और मदर सेल। जर्म सेल में नाम से ही है, जर्म सेल में क्या होता है? उसका सेल डिवीजन होगा। किस टाइप का सेल डिवीजन? तो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा। और जब उसका सेल डिवीजन हो जाएगा तो वो उसका ग्रोथ करना पड़ेगा या उसको पोषण देना पड़ेगा। तो पोषण कौन देता है? मदर सेल या सर्टोली सेल। इसी को प्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। टेस्टिस से वृषण का कार्य क्या है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन मुख्य कार्य है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप सब कार्य को नहीं पढ़ पाएंगे, पर इन दोनों को इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण सिक्रेशन कहां से होता है? तो टेस्टिस से होता है। ठीक है, चलिए उसका निर्माण कहां पे होता है? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आंतरिक भाग में जो खाली स्थान होता है वहां पे इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल पाया जाता है। वहां पे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे तो इसका जो मुख्य अंग, प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था उसका मुख्य अंग तो वृषण हो गया। दूसरा जो था सेक्रोटम, सेक्रोटम या फिर वृषण कोश, उसके बारे में पढ़ना था। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है ये सेक्रोटम, या इसी को क्या कहेंगे? वृषण कोश। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। वृषण कोश इसमें है, ये शरीर के बाहर होती है, आप सभी जान रहे हैं। इसमें जो है सेबेस्टियन क्या पाया जाता है? एक ग्लैंड पाया जाता है। सेक्रोटम की जो है ना, सेक्रोटम की परतें किसकी बनी होती हैं? तो सेबेस्टियन ग्लैंड। किसकी? सेबेस्टियन ग्लैंड या चर्म ग्लैंड कहते हैं। चर्म ग्रंथि या फिर
सेबेस्टियन ग्लैंड, ठीक है। चर्म ग्रंथि या फिर सेबेस्टियन ग्लैंड की परतें इसमें से बनी होती है, ठीक है, कि परतें चर्म ग्रंथियां सेबेस्टियन ग्लैंड से बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बनी होती है। देखिए ये जो सेबेस्टियन ग्लैंड या फिर चर्म ग्रंथि है, इसमें क्या होता है, स्वेट ग्लैंड होगा और क्या होगा, ऑयल ग्लैंड्स होगा। इसका काम क्या है, ऑयल या तेली और स्वेट मतलब पसीना, पसीना निकलता है, ठीक है। सेक्रोटम की परतें किसकी बनी होती है, सेबेस्टियन ग्लैंड की बनी होती है। सेबेस्टियन ग्लैंड का कार्य क्या है, तो वहां से ऑयल तेल और पसीना निकलने का कार्य होता है। ये क्यों निकलता है पसीना या फिर ऑयल, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि ये टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर कंट्रोल तापमान को ना नियंत्रित करके रखता है, तापमान को नियंत्रित करता है। देखिए जो स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए जितना तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से कम होता है, ठीक है। कितना कम होता है, 1 से 8 डिग्री तक का कम होना चाहिए, सॉरी 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का कम होना चाहिए, या 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। तो उसी के लिए ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है, सेक्रोटा में क्या कार्य करता है, तो शरीर को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तापमान को नियंत्रित करता है शुक्राणु के निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए, तो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, बॉडी टेम्परेचर से कितना कम चाहिए शुक्राणु निर्माण के लिए, बॉडी टेम्परेचर से 1 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितनी आवश्यकता होती है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए, शुक्राणु के निर्माण के लिए। इसको याद रखिएगा, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री या फिर 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान कम चाहिए, पशु के शरीर को हो या फिर मनुष्य के शरीर को हो, ठीक है। इसीलिए जो आपका टेस्टिस होता है वो कहां पे होता है, शरीर के बाहर सेक्रोटम में होता है, ठीक है। और ये जो टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है, इसे किस लिए कहा करता है, ये सॉरी टेम्परेचर कंट्रोल कौन कर रहा है, तो ये डॉर्टस मसल, ये सेक्रोटम जो है इस मसल के द्वारा टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें जो सेबेस्टियन ग्लैंड की बनी होती है उसमें जो है डॉर्टस मसल भी प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो इसे लिख लीजिए, तापमान नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां, तापमान नियंत्रित करने वाली मांसपेशिया का नाम क्या है, तो डॉर्टस मसल है, ठीक है। क्या है, डॉर्टस मसल है। बॉडी के टेम्परेचर से कितना चाहिए, तो 2 से 3 डिग्री कम चाहिए, 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट का कर दे दिया तो। और इसमें जो सेक्रेटम होता है वो सेबेस्टियस ग्लैंड के द्वारा उसमें बनी होती है, पाई जाती है। तो उसका काम क्या है, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है, ठंडे के दिनों में, गर्मी के दिनों में। तो फिर वो सेबेस्टियन ग्लैंड और डॉर्टस मसल ये दोनों मिलके उसको बॉडी को टेम्परेचर से कम रखते हैं, इसीलिए उसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर ऐसा लिख लीजिए,
इस पॉइंट को नोट करके एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस, एक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए तापमान, शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट कम चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो चाहिए होता है इसको कौन करता है? तो इसको करता है डॉर्टस मसल। आप ऐसा लिख सकते हैं, डॉर्टस मसल द्वारा टेम्परेचर या फिर तापमान लिख लीजिए, तापमान नियंत्रित किया जाता है। देखिए ये हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर स्पर्म फॉर्मेशन की बात। अगर शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है ऐसा होगा तो उसको दिमाग का एक भाग है हाइपोथैलेमस, वहां से कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। तो शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। यहाँ का कौन कंट्रोल कर रहा है? डॉर्टस मसल के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये आपका होता है यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खत्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे